कल महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसकी 450वें वर्ष में उसका प्रवेश है और इतनी महत्वपूर्ण तारीख को लेकर उदयपुर में स्थित महाराणा प्रताप गौरव केंद्र ने इस 450वें वर्ष को वर्ष पर्यंत तक मनाने का एक संकल्प लिया है। उसी के अंतर्गत सारा विषय जनता के सम्मुख जावे और ये करने के पीछे महाराणा प्रताप गौरव केंद्र का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है, सच्चा इतिहास है वो जनता के सम्मुख जावे, उसको लेकर आज ये पत्रकार वार्ता यहाँ पर आमंत्रित की गई है। आप सभी का आज की इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत है। आज यह वही समय है जिस समय हल्दी घाटी युद्ध के एक दिन पहले महाराणा प्रताप की सेना ने अपने पास में जो लोसिंग है वहां जाकर अपना पड़ाव डाला। अकबर की सेना मान सिंह के नेतृत्व में 2 महीने पहले से मांडलगढ़ में पड़ाव डाले हुए थी, लेकिन वो साहस नहीं कर पा रहे थे कि वे आक्रमण करें। वे ये प्रतीक्षा करते रहे कि प्रताप आक्रमण करें और प्रताप ने अपना बहुत अच्छे से व्यूह रचना करके लोसिंग में अपनी सेना को इकट्ठा करके और फिर हल्दी घाटी के दर्रे के माध्यम से अकबर की सेना पर आक्रमण। तो ये भी एक पुण्य काल है जिस समय महाराणा प्रताप की सेना लोसिंग में एकत्र हुई। एक अगर हम देखें तो 724 से लेके और 1711 तक जो मुस्लिम सत्ताओं के विरुद्ध मेवाड़ के संघर्ष हुए, 724 में बापा रावल का अरब आक्रांताओं के साथ हुआ था और अंतिम मेवाड़ मुगल युद्ध महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में बांधनवाड़ा में हुआ था। उस समय भी अकबर की मुगलों की सेना बुरी तरह से अपने सारे सामान छोड़कर भागी थी। तो यह जो है इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है कि जहां अकबर का भी शासन काबुल से लेकर बंगाल तक फैल चुका था और ऐसे में इतनी बड़ी सत्ता जिसका इतना अधिक राजस्व होता था, जिसके अधीन इतने सारे सभी भारत के अनेक राजा लोग उसके अधीन एक प्रकार से उसके सेनापति के रूप में जब काम करते थे, उस समय महाराणा प्रताप ने साहसपूर्वक उस सत्ता का अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप के राज्यारोहण के 4 महीने बाद से ही अकबर ने सबसे पहले जलाल खां को भेजा, उसके बाद मान सिंह को भेजा, उसके बाद आमेर के राजा भगवान दास को भेजा, उसके बाद लूणकरण को भेजा, जगन्नाथ कछवाहा को भेजा। ऐसे 4 एक के बाद एक 4 दूत भेजने के बाद भी जब महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, और ये वो कालखंड है जिसमें मारवाड़ के राजा चंद्रसेन अकबर का वैसा ही सफल विरोध कर रहे थे जैसा महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में किया। लेकिन इसी 1576 में सिवाना का दुर्ग जो राजा चंद्रसेन का स्थान था, राजधानी थी, उस पर विजय करने के बाद उसमें यह एक अहंकार आ गया कि अब जब सारे देश की सारी सत्ताएं मेरे अधीन हो गई है, केवल एक महाराणा प्रताप अपनी स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे हुए है। तब फिर उन्होंने मान सिंह और मान सिंह के साथ जगन्नाथ कछवाहा, लूणकरण और 5 मुस्लिम सेनापतियों को, मैतर खां आदि सभी को भेजा। मतलब एक अकेले मान सिंह पर भी विश्वास नहीं था कि कहीं ये प्रताप के प्रति पक्षपात न कर ले, और इतनी बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया। और जब महाराणा प्रताप की सेना ने कि हरावल दस्ते ने मान सिंह की सेना, या हम उसे कहें अकबर की सेना पर पहला ही आक्रमण इतना भीषण था तो वह 8-10 मील पीछे, बनास के भी पीछे वह सेना भागने लगी और भाग गई। पीछे से मैतर खां ये कहते हुए आया कि बादशाह सलामत स्वयं आए हैं, तो वह सेना लौटकर वापस आई। मान सिंह जो सेनापति था वह बिल्कुल सेना के मध्य से आधे से पीछे वाले भाग में हाथी पर अपने आप को सुरक्षित रखे हुए था, युद्ध में सीधे भाग नहीं ले रहा था। और चूंकि प्रताप को यह था कि इस सेनापति पर ही मैं आक्रमण करूँ। इसके पहले एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब मान सिंह को प्रताप से शिखर वार्ता के लिए भेजा था तो अपना उदय सागर की पाल पे उनकी शिखर वार्ता हुई थी, और शिखर वार्ता होने के बाद
जब प्रताप ने अधीनता नहीं स्वीकारने की बात कह दी और रात्रि के भोजन के समय प्रताप स्वयं मानसिंह के साथ भोजन के लिए नहीं गए, क्योंकि यह सोचकर कि प्रताप स्वयं एक सम्राट हैं और उधर अकबर सम्राट का एक दूत के रूप में या सेनापति के रूप में मानसिंह आए, तो उन्होंने अमर सिंह को उसके साथ भेजा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यही बात मानसिंह को अखर गई कि मुझे अपने बराबर का महत्व नहीं दिया महाराणा प्रताप ने, इसलिए उसने उकसाया या जो भी रहा हो। तो मानसिंह को हाथी पर देखकर महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को पूरा क्रॉस करके और आगे मुगलों की सेना के बीच में वे मानसिंह का काम तमाम करने के लिए पहुंच गए थे और अपने घोड़े चेतक ने, हम सब उस चित्र को बहुत अधिक देखते हैं, बहुत लोकप्रिय चित्र है। मेरे साथ से जितने भी लोग मेरे राजस्थान के बाहर मिलने वो कहते हैं हमें वो चित्र चाहिए जिसमें मानसिंह के हाथी पर महाराणा प्रताप ने आक्रमण किया था। तो चेतक ने अपनी जो टापें उस हाथी के सिर पर लगा दी थी और महाराणा प्रताप ने भाले का प्रबल वार किया, वो तो मानसिंह होंदे में दब गया और उसका महावत मारा गया, अन्यथा हो सकता है उसी दिन मानसिंह का काम तमाम हो जाता। और एक प्रकार से प्रताप ने अब स्वयं निर्णय लिया कि कब मुझे आक्रमण करना है। 2 महीने तक अकबर की सेना रही वहाँ, आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाई। आक्रमण प्रताप ने लोसिंग से आगे बढ़कर किया और उसके बाद वह सेना जब वापस लौटने में इतनी भयाक्रांत हो गई थी कि गोगुंदा के किले में चारों ओर खाइयाँ खोदकर और वे उसी में रहे। उस समय खाने की रसद नहीं मिल रही थी। महाराणा प्रताप के सैनिक, भील सैनिक और दूसरे सैनिक, बंजारा आदि जो भी खाद्य सामग्री आदि बेचने के व्यापारी आदि आते थे तो उनको वहाँ नहीं जाने दिया और उनके भूखों मरने की नौबत आई। कच्चे आम खाने से उनको हैजे की बीमारी फैली और जिन घोड़ों के सवार मारे जा चुके थे उन घोड़ों को काटकर उनका मांस तक खाया, लेकिन वो सेना 4 महीने तक बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाई। और उसके बाद में जब अकबर के दरबार में ये लोग गए थे तो आसफ खां और मानसिंह इन दोनों की ड्योढ़ी माफ़ कर दी थी, 6 महीने तक ये दरबार में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसी गौरवशाली युद्ध था। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे दिवेर युद्ध के समय भी कार्यक्रम किया था, दिवेर युद्ध में तो महाराणा प्रताप ने स्वयं अकबर के थाने पर दिवेर पर आक्रमण करके और उस सेना को इस प्रकार से 36,000 सैनिक आत्मसमर्पण करके कर चुके थे वहाँ। ये मेरे ख्याल में विश्व का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। उसको इतिहासकारों ने इतिहास की पुस्तकों में से भी गायब कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि हल्दी घाटी युद्ध के यह जो 449 वर्षों के 450वें वर्ष में प्रवेश हो रहा है, उसकी पूर्व संध्या में हम यहाँ बैठे हैं। तो इस दृष्टि से देश के आबाल वृद्ध युवा पुरुष स्त्री महिला सभी में वह गौरव बोध हो। और मैं कहता हूँ आज हम अपनी सभ्यता संस्कृति आदि का पालन कर रहे हैं, तो उस समय पहले जब द्विध्रुवीय व्यवस्था थी, एक तरफ अमेरिका होता था, एक तरफ सोवियत संघ होता था, तो बाकी के दूसरे देशों से ये सभी एक प्रकार से ये याचना करते थे वो उनके खेमे में जाए। उसी प्रकार अकबर के सामने प्रताप के होने से अकबर पर हमेशा ये डर बना रहता था कहीं बाकी के राजपूत राजा प्रताप के साथ न चले जाएं। तो यह जो काउंटर पोल के रूप में, और इसलिए अकबर उस तरह का अत्याचारी नहीं बन सका जैसा कि औरंगजेब बना था, क्योंकि हर समय उसे यह डर बना रहता था। तो इसलिए प्रताप ने देश की सभ्यता संस्कृति स्वायत्तता इसको बनाए रखने में जो संघर्ष किया आजन्म, जब से राज्यारोहण हुआ तब से ही, तो यह कहा जा सकता है। और उन्होंने यहाँ तक कि मैं चित्तौड़ जब तक वापस नहीं लूँगा तो बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, ज़मीन पे सोऊंगा, सोने चांदी के बर्तन, ऐसे बहुत सारी उन्होंने प्रतिज्ञा करके और वे इस प्रकार से रहे। उन्हीं के दौरान जब हम देखते हैं गाडोलिया लोहारों ने भी प्रतिज्ञा की थी घर बसाकर नहीं रहेंगे, और वे भी गांव-गांव लोगों में शौर्य जागरण का काम करते थे, सैनिकों को तलवारें उपलब्ध करा। यानी यह हल्दी घाटी और संपूर्ण प्रताप का संघर्ष एक जन युद्ध था, एक साम्राज्यवादी बाहरी आक्रांता के विरुद्ध। तो इसलिए हल्दी घाटी युद्ध के विजय की यह सार्ध चतुर्शती 450वीं जो वर्ष में प्रवेश है, इस अवसर पर एक कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में हल्दी घाटी में यज्ञ होकर और यहाँ वहाँ से संदेश यात्रा आएगी। वैसे तो मेवाड़ से जुड़े होने के कारण से हल्दी घाटी युद्ध के विषय में हम सभी को पर्याप्त जानकारी है। मुझे ध्यान है 2021 में
जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हुआ हल्दी घाटी के विषय में। हल्दी घाटी विषय को लेकर ही सेमिनार हुआ और उदयपुर से भी 3-4 लोग उस सेमिनार में पेपर प्रेजेंट करने के लिए गए थे। संयोगवश मैं प्रताप गौरव केंद्र पर आया था, 1-2 साल ही हुए थे मुझे, लेकिन किसी कारण से मुझे भी जानकारी मिली तो मैं भी सुनने के लिए वहाँ गया। तो आपको आश्चर्य होगा कि जिस हल्दी घाटी के विषय में हम बहुत गौरव से वहाँ बात करते हैं, वहाँ उस हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को हारा हुआ बताने वाले पेपर्स की संख्या ज़्यादा थी बनस्पत इसके कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के विजयी होने की। अंत में जब ये सेमिनार समाप्त हुआ तो हम सब लोगों के बहुत आग्रह के कारण से जो वहाँ के अध्यक्ष थे उन्होंने ये घोषणा की कि मुझे ऐसा लगता है इन सारे पेपर्स के बाद कि हल्दी घाटी युद्ध अनिर्णित रहा था। वास्तव में अंग्रेजों के समय से ही ये जो विमर्श चला और बाद में स्वतंत्रता के पश्चात वामपंथी इतिहासकारों ने ये जो कुचक्र चलाया कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप हारे थे, उस विमर्श को हम आज तक धो रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम अपने नायकों के किए हुए कामों को, हमारे देश के महापुरुषों के किए हुए बड़े कामों को भी स्थापित करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये हल्दी घाटी युद्ध के बारे में मेवाड़ के इतिहासकारों को लेकर जैसा एक सेमिनार 2021 का मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का वर्णन कर रहा हूँ, वैसा ही एक सेमिनार प्रताप गौरव केंद्र की प्रेरणा से राजस्थान विद्यापीठ में विगत वर्ष में हमने आयोजित किया। लगभग 30 के आसपास इतिहासकार मेवाड़, राजस्थान और देश के कुछ हिस्सों से उसमें आए थे। और आपको आश्चर्य होगा, बाहर के 2-3 इतिहासकारों को छोड़ दें तो मेवाड़ और राजस्थान के लगभग सभी इतिहासकार इस बात पर सहमत थे कि आज तथ्यों और तर्कों के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप कूटनीति के आधार पर भी, वार स्ट्रेटेजी के आधार पर भी और युद्ध के परिणामों के आधार पर भी हर स्थिति में विजयी हुए। ये जो हल्दी घाटी युद्ध के 450वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, कम से कम आज तो हम महाराणा प्रताप को और इस हल्दी घाटी युद्ध को सही ढंग से समझ पाएं, इस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। इस विचार को लेकर 450वें वर्ष के इस कार्यक्रम को साल भर तक करने की एक योजना महाराणा प्रताप के जीवन को के बारे में समर्पित इस आयोजन के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ समय समय पर इस प्रकार के आयोजन करता रहता है, आप सभी उससे परिचित ही हैं। हल्दी घाटी के विजय के इस 450वें वर्ष के विजय पर्व को मनाने का हमने इसी कारण से विचार किया है। हमारा प्रयास रहेगा कि देश के हर कोने तक हम अपने विचार को पहुंचा पाएं। हर राज्य में कम से कम एक ऐसी एकेडमिक सेमिनार हम कर पाएं जिसके माध्यम से हल्दी घाटी के विजय के विमर्श को हम स्थापित कर पाएं। हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जिसको महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के बारे में जो भ्रम है उनको दूर करने की आवश्यकता है। उनके बारे में, हल्दी घाटी के विषय में जो सत्य है वो उनको मालूम होना चाहिए। महाराणा प्रताप किस आधार पर हम उन्हें, किन तथ्यों के आधार पर हम उन्हें विजयी मानते हैं, इस बात की उनको जानकारी होना चाहिए। तो उस दृष्टि से युवाओं को जोड़ने वाले भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की आयोजना हम करेंगे। उसी प्रकार समाज को भी जोड़ते हुए, ये बहुत बड़ा विजय पर्व है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए प्रेरणा का दिन है। इसलिए आज 18 जून जो कल आने वाली है, उस 18 जून से हम 450वें वर्ष के कार्यक्रमों का एक शुभारंभ कर रहे हैं। और जैसी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हम सबसे पहले अग्नि को साक्षी मानते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, तो एक यज्ञ का आयोजन है। बाकी यज्ञ और कल के कार्यक्रम की सारी जानकारी हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक महावीर जी आपको देंगे ही। मेवाड़ में जन्म लेने के लिए मुझे लगता है मनुष्य योनि के लिए तो बहुत पुण्य करने पड़ते हैं, और उसमें भी अगर मेवाड़ की धरा पे किसी चेतना में अगर जन्म लिया जो महाराणा प्रताप की भूमि है, तो उसके लिए बहुत ही अत्यंत कुर्बानी रही होगी हमसे। आप सभी को हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने और अनुराग जी भाई साहब केंद्रीय निदेशक जी ने बताया है, ये विमर्श को स्थापित करना, तो विमर्श चालू भी घर से ही होता है। हमारे बच्चों को भी आज पूछा जाए तो वो क्या कहते हैं
कि अनिर्णित रहा। तो ऐसा हमारे दिमाग के अंदर फीड कर दिया गया पुरानी किताबों और पाठ्यक्रमों के माध्यम से। आज वो विमर्श जब हमने संगोष्ठियाँ की, जब हमने एक्चुअल स्थिति को जाना, पुराने इतिहास को खंगाला और इतनी सारी सब जब बुद्धिजीवी लोग मिले तो ये विमर्श स्थापित हुआ कि हम तो जीते थे, लेकिन हमारे मन के अंदर, मनस्थिति के अंदर ये डाल दिया गया कि हमारे। तो फिर गौरव केंद्र जो हमेशा मेवाड़ के धरे पर मेवाड़ के सच्चे इतिहास को आगे लाने के लिए एक राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में पहचान स्थापित कर चुका है, तो उन्होंने बीड़ा उठाया कि क्यों ना इस विमर्श को पूरे देश, पूरे विदेशों के सामने ले जाया जाए, सच्चाई लाई जाए। तो सच्चाई के प्रारंभ में हमने कहा कि एक पूरा 60 चतुर्शती का ये जो वर्ष है 2025 वाला 18 जून को उसका शुभारंभ करते हैं। और पहला शुभारंभ अगर हो तो हमारी परंपरा रही है सनातन धर्म की कि हम एक अच्छा राष्ट्रीय चेतना यज्ञ का आयोजन करें। ये यज्ञ होगा 8:30 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर 11 यजमान अभी हमने निश्चित किए हैं, वो बैठेंगे और भी यजमान इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो जो 11 यजमान जो वहाँ बैठेंगे हल्दी घाटी की उस यज्ञोपवीत जगह पर, तो वो 11 मैं आपको नाम ले लेता हूँ। इसके अंदर हमारे जो मुख्य यजमान के रूप में जो हमें स्वीकृति मिली है वो हमारे उदयपुर के सांसद डॉक्टर मन्नालाल जी रावत, वो हमारे मुख्य यजमान रहेंगे। उनके साथ उदयलाल जी लोहार हमोड़ से, तनसुख जी सोनी, हिम्मत सिंह हमोड़ से, बंशीलाल जी खटीक, संजय जी कावड़िया, नारायण जी गमेती, अजय जी तिवारी, दीपक जी शर्मा, शंभू जी गमेती व राजकुमार जी खत्तावर भी जोड़े समेत यजमान की भूमिका में रहेंगे। इसी कड़ी में जब ये यज्ञ खत्म होगा तो इसके साथ एक वहाँ की जो यज्ञ की जो हमारी आहुति रहेगी और जो हल्दी घाटी की रक्तोप्रवीत जो मिट्टी है जिसमें हमें माथे का चंदन, हम तो इस हल्दी घाटी की मिट्टी को मानते आए, मेवाड़ के जितने यहाँ पे चेतना है, तो उस मिट्टी और उस यज्ञोपवीत जो आहुतियाँ रहेंगी उनके साथ में हम एक विजय का जो ध्वज है, हल्दी घाटी विजय ध्वज, उसको रोपित करेंगे प्रताप गौरव केंद्र में। वो पूरा ध्वज हमारे साथ विजय संदेश यात्रा के साथ चलेगा। और 11:15 बजे जब ये यज्ञ खत्म होगा उसके बाद एक संबोधन रहेगा हमारे माननीय सांसद महोदय का, हमारे माननीय प्रकाश जी और भी जो वहाँ गरिमा में उपस्थित रहेंगे लोग, गणमान्य लोग। उसके बाद वहाँ से 2 बजे हम यात्रा का आरंभ करेंगे, हल्दी घाटी विजय संदेश यात्रा। वो उदयपुर के प्रमुख चौराहों से जाती हुई, जिसकी एक लिस्ट हमने अभी आपको यहाँ पे इसके साथ रोशन में दी है आपके विमर्श में, फिर भी मैं रीड कर देता हूँ बहुत जल्दी कि प्रस्थान हमारा हल्दी घाटी से 2 बजे होगा। बलीचा, लोसिंग, कड़िया, ईसवाल, अम्बेरी, भुआना, गवरी चौक, आरके सर्कल, खुला, फतेहपुरा, सुखाड़िया सर्कल, मीरा गर्ल्स कॉलेज, कोर्ट चौराहा, शास्त्री सर्कल, TRI सर्कल, MB कॉलेज, VN संस्थान, सेवाश्रम, JMB रेस्टोरेंट, हंसा पैलेस, नेशनल मिष्ठान भंडार, नारायण सेवा संस्थान, मिनारिया गेस्ट हाउस, हिंदू राष्ट्र चौराहा, माली कॉलोनी, सिख कॉलोनी, RCA, सूरजपोल, उदियापोल, जगदीश चौक, हाथीपोल, चेटक, UID, फील्ड क्लब, देवाली। और यहाँ सब से होते हुए 100 से अधिक कारों में एक विजय रथ की भी हमने स्थापना की है। साथ में एक उद्बोधन करने के लिए साथ में एक जो राष्ट्र के चेतना के जो गीत हैं उनके साथ हमारा एक डीजे भी रहेगा। और प्रताप गौरव केंद्र में हम 8 से 8:15 के बीच में उस विजय ध्वज को हम स्थापित रोपित करेंगे उसी मिट्टी और यज्ञ की आहुति के साथ। इसके साथ में कुछ समाजों ने, कुछ बहुत ही अच्छे संगठनों ने हमें बहुत ही अच्छा आशीर्वाद प्रदान किया। जब भी हमने विमर्श उनके सामने रखा तो हर जन चेतना की ये इच्छा थी हम कैसे इसमें सम्मिलित हों। अनेक स्थानों पर बहुत सारे भव्य पुष्प वर्षा होगी, कहीं आतिशबाजी से स्वागत होगा, कई सहयोगी संगठनों ने इसमें अल्पार और पेय पदार्थों की भी रचना सोची है, उसका हम उन सबको धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। लेकिन इसमें मुख्यतः एक जगदीश चौक पर बहुत ही बड़ा भव्य स्वागत का वहाँ की जो निवासी हैं उन्होंने और कुछ संगठनों ने मिलकर तय किया है, शामिल होंगे और यात्रा का उदयपुर में जगह जगह स्वागत को किया ही जाएगा। उसके साथ में ये यात्रा जब आरंभ होगी और इसका जो अंतिम छोर होगा वो होगा प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ। उसके अंदर पूरा 1 साल तक
जो हमने ये शारद चतुर्शती का जो वर्ष है 2025 से अभी जो आने वाला 16 जून 2026 तक ये ध्वज रोपित रहेगा और इस ध्वज के प्रांगण से हम वर्ष पर्यंत ये विमर्श को स्थापित करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम की रचना रचेंगे। और इसमें बहुत ही अत्यधिक सहयोग मिला है। जैसे हमारे माननीय चंद्रगुप्त जी भाई साहब हैं, हमारे समिति के सदस्य हैं, हमारे मनोज जी हैं, हमारे अशोक जी पुरोहित भाई साहब हैं, कपिल जी सुराना यहाँ विराजमान हैं, जयदीप जी आमेटा हमारे साथ हैं, विवेक जी भटनागर हैं, हमारे कई मीडिया के बंधु जो हमारा सारा कार्य देखते हैं वो भी यहाँ पे हैं। तो अनेकों अनेक संगठन और समाज विशेष के लोगों ने, आप देखेंगे कल से पूरा उदयपुर एक विजय संदेश की यात्रा को घर घर तक पहुंचाने के लिए जन आंदोलन के रूप में एक ये काफिला रैली निकल रहा है। 100 से अधिक कारें इसके अंदर वहाँ से हल्दी घाटी से अम्बेरी होते हुए पूरे उदयपुर के कुछ जो चयनित रास्ते हैं, हर जगह तो हम जा नहीं सकते, लेकिन कुछ चयनित रास्ते जो आपको दिए उन पर जरूर से जाएंगे। और कोई इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, प्रशासन को हमने इसकी जानकारी दे दी है, प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के लिए देश, समाज और संस्कृति की रक्षा में 1200 वर्षों तक मेवाड़ ने जो संघर्ष किया था, उसमें हल्दी घाटी का युद्ध जो आज से 449 वर्ष पूर्व हल्दी घाटी में अकबर की सेनाओं और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, वह एक हम कह सकते हैं युगांतरकारी युद्ध था। जिस समय अकबर संपूर्ण भारत पे विजय प्राप्त कर चुका था, अंतिम रूप से जो जोधपुर मारवाड़ के राजा चंद्रसेन पर भी विजय प्राप्त कर चुका था, उसके बाद उसने प्रताप पर दबाव बनाने के लिए अपने एक के बाद एक 4 सेनापतियों को भेजा। प्रताप ने उसके आगे समर्पण न करने का अपना निश्चय दोहरा दिया। तो उसके बाद में 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में अकबर की सेनाओं और प्रताप की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। और उस युद्ध के प्रारंभ में ही प्रताप का आक्रमण इतना भीषण था हरावल का कि अकबर की सेना 10 से 12 मील पीछे तक, बनास से पीछे तक भाग गई। और उसके बाद में मेहतर खां को यह कहना पड़ा कि बादशाह सलामत स्वयं आ रहे हैं, तब जाकर वह सेना वापस लौटी। और उसके बाद प्रताप ने अकबर की सेना के बीच में जाकर और सीधे सीधे उसके सेनापति मान सिंह के ऊपर भाले से आक्रमण किया। उसमें यह अवश्य हुआ कि जब उनके घोड़े चेतक ने मान सिंह के हाथी के मस्तक पर अपने पैर टिका दिए थे, तो उसके हाथी की सूंड में जो कटार पकड़ा रखी थी, युद्ध के मैदान में ऐसा होता था, उससे चेतक की टांग घायल हो गई थी। और लेकिन उसके बाद भी युद्ध बराबर चला और मान सिंह की सेना को भागकर गोगुंदा के किले में शरण लेनी पड़ी। उस किले के चारों ओर उन्होंने खाइयाँ खोद दी। खाइयाँ खोदकर 4 महीने तक वे अपने खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाए थे, क्योंकि छापामार युद्ध में प्रताप के सैनिक उनके विरुद्ध खड़े थे और वहाँ पर वे बंजारा या अन्य व्यापारियों को भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो अकबर के सैनिकों को ऐसे सवार जो सवार मर गए थे, ऐसे सवार रहित घोड़ों के काट कर उनका मांस तक खाना पड़ा था। कच्चे आम खाने से उनमें हैजे की बीमारी फैल गई थी। बड़ी मुश्किल से 4 महीने उन्होंने वहाँ निकाले। और उसके बाद में अकबर ने अनेक अभियान मेवाड़ के विरुद्ध चलाए। उसने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद तक करने की कोशिश की। उसके उन्होंने सोने और चांदी के सिक्के तक ढलवा दिए, लेकिन न तो उदयपुर का नाम वह मोहम्मदाबाद कर पाया। और उसके बाद उसके 1576 के 7 वर्ष बाद दिवेर में प्रताप ने अकबर की जो बची कुची सेना यहाँ थी और 36 थाने थे, उन पर आक्रमण करके और उस युद्ध में 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। और अंततः मेवाड़ हमेशा के लिए मुगलों से मुक्त हो गया था। उसके बाद प्रताप के जीवन काल में 12 वर्ष तक दिवेर के बाद कभी भी मुगल सेना ने मेवाड़ की तरफ रुख नहीं किया। एक प्रकार से यह हल्दी घाटी युद्ध का 449 वर्षों के 450वें वर्ष के अवसर पर जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हल्दी घाटी में जहां प्रताप स्मारक है, वहां पर एक भव्य यज्ञ का आयोजन होगा। 3.5-4 घंटे वह युद्ध चला था। 4.5 घंटे तक वहाँ यज्ञ होगा। यज्ञ के बाद जनसभा होगी। जनसभा के बाद हल्दी घाटी विजय संदेश यात्रा वहाँ से चलेगी और 4 बजे तक वह
भुवाना अम्बेरी चौराहे तक आ जाएगी और उसके बाद में 8 बजे पूरे नगर के विभिन्न स्थानों पर होते हुए वह प्रताप गौरव केंद्र पहुंचेगी।